हमें जो दुख दिया गया है उसका मिसाल तारीख में नहीं मिलता, मगर हमें पाकिस्तान को कायम रखने के लिए अभी और कुर्बानी करना होगी। ये आवाज है पाकिस्तान के संस्थापक और पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना की। ऐसे लोगों की गिनती उंगलियों पर की जा सकती है जो सिर्फ अपने बूते पर न सिर्फ इतिहास को एक नया मोड़ देने की कुव्वत रखते हैं, बल्कि वो दुनिया का नक्शा बदलने का दम भी रखते हैं। नया राष्ट्र रचने का श्रेय भी इतिहास में बहुत कम लोगों को गया है। पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल और संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की गिनती उन लोगों में की जा सकती है। तिलक देवाशेर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ में स्पेशल सेक्रेटरी के पद पर रह चुके हैं। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के शासकों पर एक किताब लिखी है, पाकिस्तान एट द हेल्म। जिन्ना के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए देवाशेर कहते हैं, उनकी जो की चीज मुझे जिन्ना की लगी कि वो एक बहुत ही सफल वकील थे और उन्होंने पाकिस्तान की वकालत बहुत बेहतरीन तरीके से की और 7-8 सालों में पाकिस्तान बन गया। मगर ये जो हर एक वकील के पास एक ब्रीफ होता है कि क्या वो आर्ग्यू करेगा, ये ब्रीफ उनका ब्रीफ नहीं था। उन्होंने ये ब्रीफ नहीं लिखा था, ये ब्रीफ अंग्रेजों ने लिखा था और अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ाया और उसको आर्ग्यू उन्होंने ब्रिलियंटली किया। दूसरी बात है कि बहुत ही रिजर्व्ड और अलूफ किस्म के आदमी थे और वो आम तौर पे लोगों से या आवाम से बिल्कुल घुल मिल नहीं सकते थे, जिस तरह की गांधी जी थे या पंडित नेहरू थे, कांग्रेस के वो लीडर से तो बिल्कुल ही अलग अलूफ किस्म के थे। और इसी वजह से उनकी जो शादी थी, जो एक पारसी महिला से हुई थी, वो ज़्यादा देर लास्ट नहीं कर सकी क्योंकि महिला ने देखा कि आई कांट रीच इनटू हिम, मैं उसे समझ नहीं सकती। 1947 में भारत पाकिस्तान की आजादी से एक महीने पहले लॉर्ड माउंटबेटन ने जिन्ना को भारत पाकिस्तान के संयुक्त गवर्नर जनरल के लिए मनाने की कोशिश की थी। माउंटबेटन की दलील थी कि अगर आप पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनते हैं तो आपका अधिकार क्षेत्र सीमित हो जाएगा, लेकिन जिन्ना ने उसे सिरे से खारिज कर दिया था। क्योंकि फिर उन्होंने अगले जुमले में कहा कि जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा वो मेरी बात मानेगा। ना तो वो गवर्नर जनरल ही सिर्फ नहीं थे, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे, मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट भी थे और अपनी ही कैबिनेट में एक मंत्री भी थे। तो एक तरफ से जो पाकिस्तान में आजकल आप देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर है, तो ये जिन्ना से शुरू हुआ। सारी उन्होंने हुकूमत अपने कब्जे में रखी। 7 अगस्त 1947 की सुबह जिन्ना अपनी बहन फातिमा के साथ वायसराय के डकोटा विमान में बैठकर नई दिल्ली से कराची पहुंचे थे। हवाई अड्डे पर उनके हजारों प्रशंसक उनका इंतजार कर रहे थे। जिन्ना के जीवनीकार स्टैनली वॉलपर्ट अपनी किताब जिन्ना ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं, हवाई अड्डे से अपने सरकारी आवास की ओर जाते हुए सड़क के दोनों तरफ खड़े हजारों लोगों ने जिन्ना के स्वागत में नारे लगाए। विक्टोरिया शैली में बने इस सफेद भवन की सीढ़ियां चढ़ते हुए जिन्ना ने नौसेना के लेफ्टिनेंट एसएम एहसान की तरफ मुखातिब होकर कहा था, तुम्हें शायद इस बात का अंदाजा न हो कि मैंने इस जिंदगी में पाकिस्तान बनते देखने की उम्मीद नहीं की थी। सत्ता के हस्तांतरण के समय जिन्ना ने ख्वाहिश प्रकट की कि उनकी कुर्सी लॉर्ड माउंटबेटन की कुर्सी के ऊपर रखी जाए, लेकिन उसे ब्रिटिश सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। 14 अगस्त को माउंटबेटन दिल्ली से आए थे तो उनको स्वेर इन करने के लिए, क्योंकि जब तक वो स्वेर इन नहीं होंगे वो गवर्नर जनरल नहीं बनेंगे। तो उनकी कुर्सी वो चाह रहे थे कि मैं ऊंची हूं और माउंटबेटन नीचे बैठे। तो फिर अंग्रेजों ने कहा ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप तभी गवर्नर जनरल बनेंगे जब इंडिया का वाइसरॉय आपको स्वेर इन करेगा, तब तक आप गवर्नर जनरल नहीं है। तो माउंटबेटन आपसे नीचे नहीं बैठ सकता, वो आपकी बराबरी और ऊंचाई पर बैठेगा। तो बहुत मुश्किल से जिन्ना ने ये माना, तो उनकी कुर्सी फिर नीचे की गई। पर उनका ये गरूर था, उनका ये बारे में ये फीलिंग थी कि नहीं, मुझे माउंटबेटन से ऊपर होना चाहिए। ये एक ऐतिहासिक सत्य है और जिन्ना का खुद का भी मानना था कि पाकिस्तान को उन्होंने ही बनाया है। इस्कंदर मिर्जा जो डिफेंस सेक्रेटरी बने फिर बाद में प्रेसिडेंट बने, जब पाकिस्तान बन गया तो उन्होंने जिन्ना से कहा कि हमें मुस्लिम लीग के बारे में कोई कंसिडरेट होना चाहिए, उनको अच्छी तरह से उनका व्यवहार करना चाहिए। तो जिन्ना ने कहा क्यों? तो उसने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया। कहता कौन कहता मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया? पाकिस्तान मैंने बनाया अपने स्टेनोग्राफर के साथ। तो ये उनके विचार थे मुस्लिम लीग के बारे में। कराची में जिन्ना का दिन आमतौर से 8:30 बजे सुबह शुरू होता था।
एक बड़ी मेज के पीछे बैठे जिन्ना के सामने कागजातों का ढेर रख दिया जाता था। पास ही में क्रेविन ए सिगरेटों का एक डिब्बा रखा होता था। उनके पास बेहतरीन क्यूबन सिगार भी होते थे, जिनकी सुगंध हमेशा कमरे में भरी रहती थी। जिन्ना अपने आप को मुसलमानों का एक राजनीतिक नेता मानते थे, न कि धार्मिक नेता। इसकी वजह से उन्हें कई बार धर्म संकट से भी गुजरना पड़ा था। मशहूर लेखक के.एल. गौबा ने एक जगह लिखा है कि एक बार 1936 में उन्होंने जिन्ना को एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। जिन्ना बोले, मुझे नहीं पता कि नमाज किस तरह पढ़ी जाती है। मैंने जवाब दिया, आप वही करिए जो दूसरे वहां कर रहे हैं। एक जमाने में जिन्ना के असिस्टेंट रहे और बाद में भारत के विदेश मंत्री बने मोहम्मद करीम इस दिसंबर में एक दिलचस्प किस्सा बयान करते हैं। एक बार मैंने और जिन्ना ने तय किया कि हम लोग बम्बई के मशहूर रेस्तरां कार्नेगिलियाज में खाना खाएंगे। जिन्ना ने 2 कप कॉफ़ी, पेस्ट्री और सुअर के सॉसेजेस मंगवाए। हम इस खाने का मजा ले ही रहे थे कि एक बूढ़ा दाढ़ी वाला मुसलमान एक 10 साल के लड़के के साथ वहां पहुंच गया। वो आकर जिन्ना के नजदीक बैठ गए। तभी मैंने देखा कि लड़के का हाथ धीरे से पोर्क सॉसेज के प्लेट की तरफ बढ़ रहा है। उसने धीरे से एक टुकड़ा उठाकर अपने मुंह में रख लिया। मैं इसे बेचैनी के साथ देख रहा था। कुछ देर बाद जब वो चले गए तो जिन्ना गुस्से में मुझसे बोले, छागला, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। तुमने उस लड़के को पोर्क सॉसेजेस क्यों खाने को दिए? मैंने कहा, जिन्ना साहब, मेरी उलझन ये थी कि मैं आपको चुनाव हरवा दूं या फिर उस लड़के को खुदा का कहर झेलने दूं। आखिर में मैंने आपके हक में फैसला किया। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की संविधान सभा में जिन्ना के दिए गए भाषण से लगा जैसे वो किसी स्वप्न से जाग गए हों। लगता था रातों रात वही पुराना हिंदू मुस्लिम एकता का वाहक फिर उभर आया था, जो सरोजनी नायडू को अत्यंत प्रिय हुआ करता था। बिना कागज की तरफ देखते हुए वो अनायास बोलते चले जा रहे थे। Let us impress the minorities by our words, deed and thought, that as long as they fulfill their duties and obligations as loyal citizens of Pakistan, they have nothing to fear. हमें अल्पसंख्यकों को अपने शब्दों, कामों और विचारों से आश्वस्त करना चाहिए कि जब तक वो पाकिस्तान के वफादार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का पालन करते रहेंगे, उन्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। हम उस दौर की शुरुआत कर रहे हैं जब न कोई भेदभाव होगा और न ही 2 समुदायों में कोई फ़र्क किया जाएगा। हमारी शुरुआत उस बुनियादी उसूल से की जा रही है कि हम एक राष्ट्र के समान नागरिक हैं। बहुत कम लोगों को पता था कि दूसरा विश्व युद्ध समाप्त होने से पहले जिन्ना एक जानलेवा बीमारी की गिरफ्त में आ चुके थे। उनके डॉक्टर जाल पटेल ने जब उनका एक्सरे लिया तो पाया कि उनके फेफड़ों में चकत्ते पड़ गए हैं, लेकिन इस बात को गुप्त रखा गया। मैंने तिलक देवशेर से पूछा कि अगर ये पता होता कि जिन्ना बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहेंगे तो क्या भारत का विभाजन नहीं होता। क्योंकि वो डॉक्टर बड़े प्रोफेशनल थे तो उन्होंने कानों कान खबर नहीं किसी को देने दी। अगर ये पता होता, मुझे लगता है माउंटबेटन को पता था। तभी पहले जो पार्टीशन की डेट फरवरी 1948 में थी, उन्होंने 6 महीने पहले करके अगस्त 47 में कर दी, क्योंकि उनको मालूम था कि जिन्ना ज़्यादा देर अब जिंदा नहीं रहेंगे। अगर गांधी जी और नेहरू और पटेल को मालूम होता जिन्ना की हालत, तो वो भी अपनी नीति बदल लेते और कहते थे थोड़ा टाइम और लेते हैं। इतनी जल्दबाजी नहीं करते और वो माउंटबेटन प्लान को अग्री नहीं करते कि अगर ये बीमार है, क्योंकि सारा जो पाकिस्तान मूवमेंट और पाकिस्तान बनने का सिलसिला था वो एक आदमी पर निर्भर था, वो थे जिन्ना। लियाकत अली में इतनी काबिलियत नहीं थी और बाकी जो कैबिनेट था उनमें इतनी काबिलियत नहीं थी कि वो पाकिस्तान की जो ब्रीफ का मैंने जिक्र किया वो उसको पुश कर सके। तो उस टाइम मुझे नहीं लगता अगर इन्हें मालूम होता तो 47 में पार्टीशन शायद ना होता। जिन्ना के आखिरी दिन बहुत तकलीफ में भी थे। 11 सितंबर 1948 को जब जिन्ना को वाइकिंग विमान से क्वेटा से कराची लाया गया तो फेफड़ों के कैंसर से जूझ रहे पाकिस्तान के संस्थापक का वजन मात्र 40 किलो रह गया था। जब कराची के मौरीपुर हवाई अड्डे से उनकी एम्बुलेंस गवर्नर जनरल हाउस के लिए चली तो उस बीच रास्ते में ही उसका पेट्रोल खत्म हो गया। बहुत ही एक दर्दनाक सी गवर्नर जनरल जिसने पाकिस्तान बनाया, जिनको लोगों ने कैद आजम का खिताब दिया, कोई रिसीव करने वाला नहीं था। और लियाकत अली प्राइम मिनिस्टर थे, सिर्फ उनका मिलिट्री सेक्रेटरी था। नॉर्मली जो प्रैक्टिस होती थी कि जब भी जिन्ना जाते थे या बाहर आते थे, पूरी डिप्लोमेटिक कोर
एयरपोर्ट पर होती थी, उनको सी ऑफ करने के लिए और उनको रिसीव करने के लिए। इस टाइम किसी को नहीं पता था, ना ही और कोई सिक्योरिटी थी और कोई गाड़ी थी। तो एक एम्बुलेंस जिसका पेट्रोल खत्म हो गया, अब तसव्वुर करें कि एक गवर्नर जनरल की गाड़ी है और उसे पेट्रोल नहीं है और रास्ते में आधे रास्ते में वो जाके बंद हो जाए, और मिलिट्री सेक्रेटरी को 2 घंटे लगे, रेड क्रॉस पे गए तब तक, और कराची का मौसम आपको मालूम ही है। तो उस बंद एम्बुलेंस में, उस घुटन सी वातावरण में 2 घंटे के लिए जिना वैसे बीमार थे, तो उनकी पल्स वीक हो गई, इरेगुलर हो गई, और रात को शाम को वो खत्म हो गए। इस एम्बुलेंस यात्रा का और विस्तृत वर्णन फातिमा जिना ने अपनी किताब माई ब्रदर में किया है। एम्बुलेंस के पीछे के हिस्से में भाई के साथ मैं और क्वेटा से आई नर्स सिस्टर डनहम बैठी हुई थी। पीछे गवर्नर जनरल की नई कैडलक लिमोजिन में डॉक्टरों की टीम चल रही थी। हम 4-5 मील ही चले होंगे कि अचानक एम्बुलेंस झटका खाकर रुक गई। उस दिन कराची में बहुत उमस भरी गर्मी थी। इसके अलावा न जाने कितनी मक्खियां जिन्ना के चेहरे पर भिन भिना रही थीं। दूसरी एम्बुलेंस का इंतजार करते हुए मैं और सिस्टर डनहम बारी बारी से उनके चेहरे पर पंखा कर रही थीं। उन्हें कैडलक में नहीं ले जाया जा सकता था क्योंकि उसमें उनका स्ट्रेचर नहीं समा सकता था। पास ही में शरणार्थियों की सैकड़ों झोपड़ियां थीं। उन्हें क्या पता था कि उन्हें उनका देश देने वाला कायद उनके बीच असहाय पड़ा हुआ है। हम 1 घंटे तक एम्बुलेंस का इंतजार करते रहे। मेरी जिंदगी का शायद ही कोई घंटा इतना लंबा और तकलीफ देह रहा हो। वो लोग शाम 6:10 पर गवर्नर जनरल भवन पहुंचे। जिना 2 घंटे तक सोते रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली और फुसफुसाए, फाती। उनका सिर थोड़ा दाईं तरफ ढलका और आंखें बंद हो गई। 11 सितंबर 1948 को रात 10:20 पर कायदे आजम जिना नहीं रहे। जो रह गया वो कुल 70 पाउंड की उनकी देह थी। एक साधारण कफन उड़ाकर उन्हें अगले दिन कराची में दफन कर दिया गया। इतिहास की एक बेहद असाधारण, दृढ़ निश्चयी और रहस्यमयी हस्ती का पार्थिव शरीर आज भी उसी जगह गुलाबी पत्थर के खूबसूरत गुंबद वाले मकबरे में मौजूद है। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।